नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने जो प्रोजेक्ट निकाला हुआ है, नोटिस फॉर इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू इस्टेब्लिश जन शिक्षण संस्था फॉर स्किल डेवलपमेंट। जी हाँ, जन शिक्षण संस्था जो केंद्र है वो खोलने हैं एमएसडीई को, और जितने भी एनजीओज हैं जो एलिजिबिलिटी इस पैरामीटर में आते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, ये प्रपोजल फाइल करते हैं। तो प्लीज़ 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 वीडियो चालू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए। लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, लाइक्स बिल्कुल नहीं आते हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए वीडियो देखते हैं। ठीक है, जन शिक्षण संस्था को अप्लाई करने का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 21 जून इसकी लास्ट डेट है, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। ऑनलाइन की वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दी गई है www.jss.gov.in। इस पोर्टल पर लिंक पर आपको जाना है और यहाँ जाकर जितनी भी अपनी इंफॉर्मेशन है वो भरनी है, और पूरा प्रोजेक्ट इस तरीके से आपको वहाँ पर फाइल कर देना है। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें है। सबसे पहले आपके पास जो भी एजेंसी है, एनजीओ है, सोसाइटी है, उसमें कुछ चीज़ें एलिजिबिलिटी है जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको देखना है कि आपकी जो संस्थान है वो एलिजिबल है या नहीं है। एक तो आपके पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो या तो कोई जैसे कि कोई सेक्शन 8 का कंपनी हो आपके पास जो 2013 का एक्ट में आता हो, या फिर आपके पास सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड हो, तो ये आपके पास इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। अगर आपकी संस्थान अगर रजिस्टर्ड 2 साल पहले हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपकी संस्था 3 साल पुरानी होना चाहिए, और 3 साल का कम से कम आपके पास इन काम को करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 12 ATG का। अगर आपके पास 12 और ATG का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैलिड रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA, आपके पास FCRA का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपके पास एक और जो पॉइंट है, आपके पास एनजीओ दर्पण, जैसे हम नीति आयोग बोलते हैं, तो एनजीओ दर्पण में भी आप अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर नहीं है ये चीज़ें तो आप इतने से टाइम में अगर करवा सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि नीति आयोग का जो है एनजीओ दर्पण का, वो मुझे लगता है कि थोड़े दिन में आ जाता है। ऊपर जितने भी हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन नीति आयोग का 10 से 15 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। अगर किसी के पास नीति आयोग नहीं है तो हम लोग के प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर, जो इस समय यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहे हैं, तो इन वीडियोज़ पर जाकर आप ये नीति आयोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है, बात करते हैं एनुअल टर्नओवर की, कि आपको इस प्रोजेक्ट लगाने के लिए एनुअल टर्नओवर कितना मांगा जाता है। तो एनुअल टर्नओवर की बात करें तो हर साल आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 10 लाख का होना चाहिए। ठीक है, तो 10 लाख का हर साल होना चाहिए, और ये 3 साल तक होना चाहिए आपके पास, तो इस आप इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। आपको एक CSA सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपका जो 3 साल का जो टर्नओवर है वो आपको एक CSA सर्टिफाई करवाकर सर्टिफिकेट देना होता है। बात करते हैं प्रायर एक्सपीरियंस की। प्रायर एक्सपीरियंस मैंने बोला है कि ये एक स्किल डेवलपमेंट टाइप प्रोजेक्ट है एनजीओज के लिए, तो आपका इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आपने पहले कितनी ट्रेनिंग करवाई है, कितने प्लेसमेंट करवाए हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग करवाई है, प्राइवेट ट्रेनिंग करवाई है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवाई है, प्लेसमेंट करवाए तो कहाँ पर प्लेसमेंट करवाएं, कौन कौन सी कंपनी में चाहिए, उन कंपनीज के साथ आपका लेटर ऑफ इंटेंट है या नहीं है, टाई अप है या नहीं है, कौन कौन से कोर्स में करवाएं आपने, कौन कौन से सेक्टर में करवाएं, इतनी पूरी जानकारी आपके पास इसमें होना चाहिए। प्रोजेक्ट लगाने से पहले इतना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि एडिशनल पैरामीटर्स ये हैं कि आपके पास जो भी प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इनकी है कि आपका जो संस्था है वो कहीं भी ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं प्रोजेक्ट लगाने के लिए अगर प्रोजेक्ट आपको सेंक्शन हो जाता है तो बैंक गारंटी आपको कितनी देनी पड़ती है। तो इसमें बैंक गारंटी का जो क्लॉज है वो 30 लाख का है। अगर आप प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, बैंक गारंटी मानी जाती है, तो 30 लाख की आपको इसमें बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। फंडिंग पैटर्न इन्होंने एज पर जो बताया है वो मतलब जन शिक्षण संस्था के अकॉर्डिंग होगा। इसमें कॉमन नॉर्म्स का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कॉमन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ पेमेंट होगा। जो भी जन शिक्षण संस्था की जो गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट की बात करते हैं कि अलॉटमेंट किस तरीके से होगा। तो उन्होंने इसकी पूरी की पूरी जो ये RFP है, जो इसके साथ पूरी की पूरी लास्ट में डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट लगाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। और इनका जो भी होगा वो जन शिक्षण संस्था का अलग से ही पूरा जो भी मेथड है सिलेक्शन का, वो पूरा प्रोसीजर होने के बाद ही होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि जो भी जितने भी इनके पास प्रोजेक्ट एप्लीकेशन जो रिसीव होंगे उनकी एक स्क्रीनिंग होगी, स्क्रूटनी होगी, असेसमेंट किया जाएगा, फील्ड विजिट की जाएगी, इवेल्युएशन और रैंकिंग की जाएगी MSDC के द्वारा, MSD के द्वारा।
तो ये सारी की सारी जो भी आपने मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा है उसको पूरा का पूरा ये लोग रिव्यू करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे। और वैलिडेट किस तरीके से करेंगे, इस RFP में ही एक मार्किंग पैरामीटर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है मार्किंग पैरामीटर। तो इसके बेसिस पर जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल किया है उसके अकॉर्डिंग इसको मार्क्स मिलेंगे और मार्किंग बेस पर ही पैरामीटर पर आपको पता लगेगा कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो अगर आपको सेल्फ वैल्यूएशन करना है अपने संस्थान का कि आप सिलेक्ट हो सकते हो या नहीं हो सकते, तो पहले ही आप अपने संस्था के क्रेडेंशियल लेकर बैठ जाइए और ये मार्किंग पैरामीटर से इसको मैच कर लीजिए। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं। अगर आपको लगता है कि चांसेस अच्छे बन रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट फाइल करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत लो स्कोर आ रहा है तो आपको इसमें फाइल नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरीके का ये RFP है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इसका लास्ट डेट है वो 21 जून है, शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन आपका पोर्टल खुला रहेगा। और इससे पहले आप पूरी कोशिश करें कि ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन जो है वो भर दिया जाए। लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट जो है वो पेज नंबर 7 पे है। ये पूरी की पूरी आपको जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ये प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिन शिक्षण संस्थान जो है आपको मिल सकता है, उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। इसमें अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सारे के सारे स्टेट्स इसमें हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, ये पूरे का पूरा दिया हुआ है। इस स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट दी हुई है। कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, ये सब स्टेट्स इसमें दिए हुए हैं और इनके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट दी हुई है। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये पूरा जो पेज नंबर 14 तक जो है पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट का ही लिस्ट दिया हुआ है इन लोगों ने। तो इस तरीके से आप ये प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली अगर हम इसको मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, एलिजिबल हो या नहीं है, तो मतलब इसमें मेरे को मोटा मोटा लगता है कि 10 लाख का जो टर्नओवर है वो इजीली सबके पास हो जाता है। मेनली जो क्या है कि इन लोगों ने मांगा एक तो 12A का रजिस्ट्रेशन मांगा, एक ATG का रजिस्ट्रेशन मांगा और एक FCRA का रजिस्ट्रेशन है, जो मोटा मोटा आपको देखना है और वही ज्यादा आपको एक बॉटलनेक देगा। क्योंकि ये 12A, ATG और FCRA का रजिस्ट्रेशन होता है, ये हर किसी के पास नहीं होता, मिलना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 12A है, ATG है, FCRA का रजिस्ट्रेशन है और 10 लाख का इनके पास टर्नओवर है, तो वो इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं या इस वीडियो में दिखाए गए नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं अगर कोई भी आपको इसमें क्वेरी है तो। ये हर चीज़ जो कि प्रोजेक्ट किस तरीके से लगाया जाता है वो मैं आपको हर वीडियोज़ में बता देता हूँ। और एक वीडियो भी बनाए हुए हैं मैंने कि प्रोफाइल किस तरीके से बनाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट फाइल करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो उसकी प्रोफाइल मेकिंग करनी होती है। ऐसा नहीं है कि टेंडर निकला और हम लग जाते हैं उसमें, नहीं, आप पहले से उसकी प्रोफाइलिंग करो, आप उसकी प्रोफाइल बनाओ पहले से। सोसाइटी प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जाती है उसका हम लोग एक वीडियो भी है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक भी रख देंगे कि प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जाती है किसी भी टेंडर का, तो वो आप देख सकते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जितना ज़्यादा होगा स्टूडेंट को ट्रेन कीजिए, पढ़ाएं उनको, एजुकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट में काम करें, उनको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाएं और उनको रोजगार से जोड़ें, प्लेसमेंट करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी से टाई अप करें उन बच्चों का प्लेसमेंट करवाने के लिए, क्योंकि यही इस तरीके के प्रोजेक्ट को लगाने में आपके क्रेडेंशियल होते हैं। आपको जितना ज़्यादा से होना चाहिए स्टूडेंट को ट्रेन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टूडेंट को प्लेस्ड करना चाहिए और कंपनी से ज़्यादा आपको प्लेसमेंट टाई अप करना चाहिए उन बच्चों को प्लेसमेंट करने के लिए। तो यही सबसे ज़्यादा आपके जो होते हैं वो क्रेडेंशियल होते हैं। वैसे आप इनको प्राइवेट प्रोजेक्ट में पढ़ाओ, आप अपनी संस्थान का सर्टिफिकेट दो या फिर किसी भी कंपनी से टाई अप करके दो या कोई भी गवर्नमेंट से टाई अप करके दो, है ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्टिविटी आपको करना चाहिए तो आपकी संस्थान के प्रोजेक्ट लगने के क्रेडेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगर कोई भी इशू आता है तो आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।